ये बात है साल 1663 की। रायगढ़ से एक विशाल मराठा आर्मी सूरत पर हमला करने के लिए निकली। उन दिनों सूरत पर मुगलों का राज था और यहाँ का सूबेदार था इनायत खान। कहते हैं कि सूरत मुगलों की इकोनॉमिक कैपिटल थी। यहाँ बड़ी बड़ी मंडियां और गोदाम थे। यहाँ के पोर्ट से ब्रिटिशर्स, फ्रेंच और डच अपना माल एक्सपोर्ट किया करते थे। हर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर इन्हें फिक्स चुंगी यानी कि टैक्स देना पड़ता था, जिससे मुगलों को करोड़ों का रेवेन्यू मिलता था। सूरत में ये पैसा सोने, चांदी और हीरे के रूप में था, इसलिए मराठों ने इस शहर को चुना। मुगलों को गुमराह करने के लिए उन्होंने अफवाह फैलाई कि वो औरंगाबाद पर हमला करने जा रहे हैं, लेकिन पहाड़ों में छिपते छिपाते सिर्फ 10 दिनों के भीतर ही वो सूरत पहुंच गए। 5 जनवरी 1664 मराठा आर्मी सूरत के दरवाजे पर खड़ी थी। इधर इनायत खान को यकीन ही नहीं हो रहा था कि मराठे 10 दिनों में 300 किलोमीटर पार कर आए हैं। लेकिन जब उसने बाहर का नजारा देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मराठा सैनिक सूरत को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे, जिन्हें लीड कर रहे थे पुरंदर विजेता महान मराठा सम्राट छत्रपति शिवाजी महाराज। इतिहास बताता है कि उन दिनों मुगलों में शिवाजी का भयानक खौफ था। उनके डर से इनायत खान ने किले के दरवाजे बंद कर लिए। रिश्वत लेकर कुछ ट्रेडर्स को उसने किले में घुसने दिया और बाकी को बाहर छोड़ दिया। तब शिवाजी महाराज ने उसे बचने का एक मौका दिया। उन्होंने इनायत खान और सूरत के कुछ खास ट्रेडर्स को मिलने बुलाया। अपने बुक शिवाजी एंड हिज टाइम्स में सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं कि हाजी बेग, हाजी कासिम, बहिरजी बोरा, शहीद बेग, अब्दुल्ला बेग और अब्दुल जफर उन दिनों सूरत के सबसे अमीर व्यापारी हुआ करते थे। बहिरजी बोरा के घर तो हीरे जवाहरात से भरे 8-10 पीपे पड़े थे और उनके सालाना इनकम 80 लाख रुपए थी। वहीं अब्दुल जफर के पास सामान से भरे पूरे 19 जहाज थे। शिवाजी ने मैसेंजर भेजकर इनायत खान को ये ऑप्शन दिया कि अगर वो लोग मिलकर मराठों के नुकसान की भरपाई कर दे तो सूरत को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन इनायत खान और उसके लालची व्यापारी इसके लिए तैयार नहीं हुए। कहते हैं कि खुद इनायत खान बेहद करप्ट था। वो औरंगजेब को बेवकूफ बनाकर 5000 सैनिकों की सैलरी लेता, लेकिन सूरत में उसने सिर्फ 1000 सैनिक तैनात कर रखे थे। सूरत में सिक्योरिटी ना के बराबर थी, इसलिए शिवाजी महाराज ने एक प्लान बनाया। उन्होंने अपने एक जासूस बहिरजी नाइक को सूरत भेजा, जिसने शहर में मुगल आर्मी की प्लेसिंग, सूरत के ट्रेडर्स और यहाँ छिपे खजाने के बारे में बिल्कुल सटीक जानकारी हासिल कर ली। रायगढ़ आकर सारी डिटेल्स उसने शिवाजी महाराज को दी और इसी बेस पर मराठा आर्मी ने सूरत पर अटैक किया। इनायत खान के हर्जाना देने से मना करने पर मराठा आर्मी शहर में जा घुसी, जहां से उन्हें इतने हीरे जवाहरात मिले कि 3000 पोटलियां भर गईं। ये खजाना लेकर मराठा आर्मी रायगढ़ वापस लौट गई, लेकिन तब भी इनायत खान ने किले के दरवाजे नहीं खोले। कहते हैं कि इस दौरान सूरत में इतनी भयानक आग लगी थी कि रात में सूरत से रोशनी हो गई और दिन में काले धुएं के कारण अंधेरा छा गया। फिर भी इनायत खान बाहर नहीं आया। 17 जनवरी को जब एक और मुगल सूबेदार महाबत खान सूरत पहुंचा, तब पूरे 8 दिनों बाद जाकर इनायत खान किले से बाहर निकला, जिसे देख लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। लोग उसे भला बुरा कहकर कोसने लगे। तब नाराज होकर उसके बेटे ने भीड़ पर तीर चला दिया। इस तीर से सूरत का सबसे मशहूर व्यापारी मारा गया और जब ये बात औरंगजेब को पता चली तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने मिर्जा राजा जयसिंह को 1.5 लाख सैनिकों की एक फौज के साथ रायगढ़ पर अटैक करने भेजा और तब हुई वो संधि जिसने छत्रपति शिवाजी राजे और औरंगजेब को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया। कहते हैं कि उस दिन औरंगजेब को पता चला कि उससे भी बड़ा एक सम्राट भारत में मौजूद है। जल भूनकर उसने शिवाजी को कैद करवा दिया। लेकिन सवाल आता है क्यों? आखिर क्यों किया था शिवाजी महाराज ने सूरत पर हमला? कैसी थी औरंगजेब से उनकी पहली मुलाकात? इतिहास बताता है कि शिवाजी महाराज ही थे जिनके पास आर्मी के साथ साथ सबसे ताकतवर नेवी भी थी और वो बिजनेस की भी पूरी समझ रखते थे। कैसा था शिवाजी का राज और क्यों कहलाते थे वो भारत के महान छत्रपति? इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमें चलना होगा 150 साल पीछे, इतिहास के उस दौर में जब दिल्ली की गद्दी पर मुगल बादशाह शाहजहां का राज था।
देश की राजधानी दिल्ली से करीब 1300 किलोमीटर दूर पुणे सिटी के पास है जुन्नार माउंटेन रेंज। ये पहाड़ टीक वुड के लिए फेमस है और यहीं बना है बेहद हिस्टोरिकल शिवनेरी फोर्ट। ये बात 1630 की है। बीजापुर के सेनापति शाहजी भोसले की पत्नी जीजाबाई ने यहाँ एक बेटे को जन्म दिया। जीजाबाई भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थीं, इसीलिए उन्होंने बेटे का नाम शिवा रखा। कहते हैं कि उसी वक्त में मुगलों और बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह के बीच एक पीस ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके बाद शाहजी भोसले को साउथ बीजापुर का इंचार्ज बना दिया गया। वैसे तो शाहजी के पास पुणे की जागीर भी थी, लेकिन पुणे में वो रह नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने पुणे की जागीर शिवाजी और जीजाबाई के नाम कर दी और खुद बीजापुर जाकर दूसरी शादी कर ली। शिवाजी की देखरेख के लिए उन्होंने अपने विश्वसनीय कारकुन दादोजी कोंडादेव को शिवनेरी भेज दिया। अब दादोजी शिवाजी के बिहाफ पर पुणे की जागीर कलेक्ट करते और जीजाबाई उन्हें देशभक्ति का पाठ पढ़ाती। इतिहास बताता है कि उस दौर में पुणे डेक्कन प्लेटो का हिस्सा था, जहां 3 पावरफुल इस्लामिक किंगडम रूल किया करती थीं। इनमें अहमदनगर पर निजामों का, बीजापुर पर आदिल शाह का और गोलकुंडा पर कुतुब शाही का राज था। वहीं दिल्ली के तख्त पर तो शाहजहां बैठा ही था। दूसरी तरफ पुर्तगीज, डच और ब्रिटिशर्स भी भारत आ चुके थे और ये सब मिलकर अलग अलग तरीकों से हिंदुओं को टॉर्चर करते थे। तब गुरु रामदास ने मराठों को एकजुट होकर इनसे लड़ने की प्रेरणा दी। शिवाजी भी गुरु रामदास के शिष्य थे। गुरु और मां ने मिलकर उन्हें स्वराज का सपना दिखाया, क्योंकि वो जानते थे कि शिवाजी राजा बनने के लिए पैदा हुए हैं। बस जरूरत थी तो एक मौके की, और ये मौका उन्हें मिला 1646 में जाकर, जब सुल्तान आदिल शाह की तबीयत बिगड़ने लगी। हुआ यूं कि आदिल शाह के बीमार होते ही बीजापुर में पॉलिटिकल केओस शुरू हो गया। इधर दादोजी कोंडादेव भी दुनिया छोड़ गए, जिसके बाद पुणे की जागीर शिवाजी महाराज को मिल गई। अब मौका था आदिल शाही से छुटकारा पाने का, इसलिए उन्होंने तोरणगढ़ फोर्ट पर अटैक करने का प्लान बनाया। तोरणगढ़ को प्रचंडगढ़ भी कहते थे। इस किले में आदिल शाह का एक बड़ा खजाना था, लेकिन इस पर अटैक करने के लिए शिवाजी के पास कोई आर्मी नहीं थी। ऐसे में मावल गांव के लोगों ने उनका साथ दिया। कहते हैं कि मावल के लोग पक्के देशभक्त थे। शिवाजी ने इन्हें एकजुट कर अपनी छोटी सी आर्मी मावल सेना बनाई और तोरणगढ़ फोर्ट पर अटैक कर दिया। महज 16 साल की उम्र में उन्होंने तोरणगढ़ फतेह कर लिया और यहाँ से जो खजाना हाथ लगा, उससे 2 साल के भीतर ही पुरंदर, कोंढाणा, सूपा, बारामती, इंदापुर और चाकन जैसे फोर्ट्स भी जीत लिए। इसके बाद शिवाजी महाराज ने रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया और लगातार बीजापुर के दूसरे ठिकानों पर अटैक करते रहे। उन्हें रोकने के लिए आदिल शाह ने उनके पिता शाहजी को भेजा, लेकिन शिवाजी कहां रुकने वाले थे। नाराज होकर आदिल शाह ने 1648 में शाहजी को ही अरेस्ट करवा लिया। तब शिवाजी ने बीजापुर पर अटैक करने बंद कर दिए। 6 साल तक उन्होंने अपना विजय अभियान रोक कर रखा। पिता को छुड़ाने के लिए कोंढाणा फोर्ट भी उन्होंने आदिल शाह को दे दिया, जिससे खुश होकर उसने शाहजी को रिहा कर दिया। लेकिन शिवाजी बीजापुर पर फिर अटैक करने लगे। तब नया सुल्तान आदिल शाह II परेशान हो गया। उसने दरबारियों की एक मीटिंग बुलाई, जिसमें बीजापुर की बड़ी बेगम साहिबा ने ललकारते हुए पूछा कि क्या बीजापुर में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो शिवाजी को कुचलने की ताकत रखता हो। जवाब में अफजल खान चिल्लाया, शिवाजी कौन है? मैं उसे यहाँ जंजीरों से बांध कर लाऊंगा, और ऐसा करने के लिए मुझे अपने घोड़े से नीचे उतरने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी। ये बात सुनकर बड़ी बेगम मुस्कुराईं, क्योंकि अफजल खान उनका खासम खास था। सुल्तान आदिल शाह की मौत के बाद बड़ी बेगम ने 3 मर्डर करवाए थे, जिनमें से एक अफजल खान ने किया था। उसका असली नाम अब्दुल्ला भटारी था। शिवाजी महाराज की फैमिली से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। उसी ने शिवाजी के पिता शाहजी को कैद किया था और शिवाजी के बड़े भाई संभाजी के मर्डर में भी उसी का हाथ था। वो धोखेबाजी से जंग जीतने में माहिर था। मोहम्मद आदिल शाह पर लिखी बुक मोहम्मदनामा के मुताबिक अफजल खान ने सिरा के राजा कस्तूरी रंगा को दोस्ती का झांसा दिया और अपने कैंप में बुलाकर धोखे से उनका मर्डर कर दिया था। इस बार भी बड़ी बेगम ने उसे दोस्ती का नाटक करने की सलाह दी, जिसके बाद 1657 में 10,000 सैनिकों की आर्मी लेकर अफजल खान शिवाजी पर अटैक करने निकला। कहते हैं कि उसने वाई की तरफ से आगे बढ़ना शुरू किया। रास्ते में पंढरपुर के मंदिरों को तोड़ते हुए उसने पुजारियों और किसानों को लूटा।
ट्रेडर्स से जबरदस्ती वसूली की और लोहे का एक पिंजरा भी बनवाया, क्योंकि निकलने से पहले उसने बड़ी बेगम से यह वादा किया था कि वो शिवाजी को पिंजरे में बंद करके बीजापुर लाएगा। हालांकि वो नहीं जानता था कि इस बार उसका सामना शेर से होने वाला था। इतिहास बताता है कि जब शिवाजी को पता चला कि अफजल खान आ रहा है तो वो प्रतापगढ़ के किले में रहने चले गए। उन्होंने दिखावा किया कि वो अफजल खान से डर रहे हैं, जिससे ओवर कॉन्फिडेंट होकर अफजल खान प्रतापगढ़ फोर्ट को घेर कर बैठ गया। अब दिन दिन करके 2 महीने बीत गए। अफजल खान की बेचैनी बढ़ने लगी। तब उसने एक प्लान बनाया और कृष्णाजी भास्कर कुलकर्णी को मैसेंजर बनाकर शिवाजी के पास भेजा। शिवाजी ने कृष्णाजी का जबरदस्त वेलकम किया और उन्हें स्पेशल पैलेस में रखा। फिर उन्होंने अफजल खान का लेटर पढ़ा, जिसमें लिखा था, तुम्हारे पिता मेरे बहुत अच्छे दोस्त रहे हैं, इसलिए तुम मेरे लिए अजनबी नहीं हो। उन्होंने वादा किया कि अगर शिवाजी आदिल शाह के आगे सरेंडर कर देते हैं तो वो साउथ कोंकण में शिवाजी की जागीर और किलों को ऑफिशियल करवा देगा, साथ ही उन्हें आदिल शाह से भी मिलवाएगा। कहते हैं कि लेटर पढ़कर शिवाजी ने खुश होने का नाटक किया, लेकिन रात में उन्होंने कृष्णा जी से सीक्रेट मीटिंग करके अफजल खान की प्लानिंग का पता लगा लिया। इसके बाद उन्होंने अपना प्लान तैयार किया और अफजल खान को एक लेटर में लिखा, आपने कर्नाटक के सभी राजाओं पर जीत दर्ज की है। मेरे प्रति आपने जो दयालुता दिखाई है वो बड़ी चीज है। आप इस दुनिया के अनमोल रतन हैं, इसमें जरा सी भी धोखाधड़ी नहीं है। अगर आप इस जंगल का वैभव देखना चाहते हैं तो जावली आकर इसे खुद अपनी आंखों से देखें। अगर आप आते हैं तो मैं अपने हाथों से अपनी तलवार आपके सामने पेश करूंगा। ये लेटर पढ़ अफजल खान को लगा कि शिवाजी उसके चंगुल में फंस गए हैं, जिसके बाद 10 नवंबर 1659 को दोनों की मीटिंग फिक्स हुई। इसके एक दिन पहले ही मराठा सैनिक जंगल में जा छिपे। प्लान यह था कि अगर अफजल खान धोखा करेगा तो तोप से गोला फायर करके सिग्नल दिया जाएगा। सिग्नल मिलते ही मराठा आर्मी को अफजल खान पर अटैक करना होगा। कहते हैं कि अफजल खान को जरा सा भी शक ना हो, इसलिए शिवाजी ने उसके वेलकम की जबरदस्त तैयारियां की। उन्होंने प्रतापगढ़ फोर्ट के बाहर एक शामियाना लगवाया, फर्श पर बेशकीमती कालीन बिछाए, शामियाने की छत को दुल्हन की तरह सजवाया और अफजल खान का वेलकम करने के लिए वो खुद एक पोर्च पर खड़े हो गए। डेनिस किनकेड लिखते हैं कि अफजल खान को देख शिवाजी सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। तब अफजल खान चिल्लाकर बोला कि एक साधारण जमींदार का लड़का ये शामियाने कैसे सजा सकता है। इस पर शिवाजी ने जवाब दिया कि ये हमने आपके स्वागत में सजाए हैं। ये सुन अफजल खान ने उन्हें गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। कहते हैं कि अफजल खान 7 फीट लंबा और बेहद खूंखार था। गले लगते ही उसने शिवाजी की गर्दन जकड़ ली और खंजर से उनकी पीठ पर वार किया। लेकिन कपड़ों के नीचे पहने जिरे बख्तर यानी कि आयरन कोट के कारण शिवाजी बच गए और अपने हथेली में छिपे वाघ नख से उन्होंने अफजल खान को चीर कर रख दिया। अफजल खान दर्द में चिल्लाया, धोखा धोखा, इसने मुझ पर हमला किया है, इसे तुरंत मार डालो। इतना सुनते ही सैनिक शिवाजी पर हमला करने दौड़े। तभी जंगल में छिपे मराठा सैनिक भी बाहर निकल आए, जिसके बाद दोनों सेनाओं में भयानक जंग हुई। इस जंग में आदिल शाह के 3000 सैनिक मारे गए और अफजल खान तो पहले ही ढेर हो चुका था। जब ये खबर बीजापुर पहुंची तो बड़ी बेगम ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। पूरे राज्य में शौक की लहर दौड़ गई और बदला लेने के लिए आदिल शाह ने रुस्तम जहां को भेजा, लेकिन शिवाजी ने उसे भी हरा दिया और इस बार उन्होंने पन्हाला किला जीत लिया। इस तरह लगातार हार से परेशान आदिल शाह ने मुगल बादशाह औरंगजेब से मदद मांगी और औरंगजेब ने भेजा अपने मामा शाइस्ता खान को। ये साल था 1660 का। औरंगजेब को बादशाह बने 1 साल ही हुआ था, लेकिन वो भी डेक्कन पर कब्जा करना चाहता था, इसलिए उसने अपने बेटे मुअज्जम को हटाकर शाइस्ता खान को डेक्कन का सूबेदार बना दिया। 25 फरवरी 1660 अहमदनगर से 1.5 लाख की आर्मी लेकर शाइस्ता खान पुणे पर हमला करने निकला। रास्ते में उसने भी जमकर तबाही मचाई और मराठों के कई किले जीतने के बाद उसने पुणे फोर्ट पर कब्जा कर लिया। यहाँ वो लाल महल में रहने लगा, जहाँ शिवाजी का बचपन बीता था। उसकी मदद के लिए औरंगजेब ने जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह को भेजा, जिन्होंने पुणे फोर्ट से कुछ दूर पर अपना कैंप लगाकर शाइस्ता खान को डबल प्रोटेक्शन दिया। इससे शाइस्ता खान ने बेफिक्र होकर मौज मस्ती करना शुरू कर दिया, लेकिन वो नहीं जानता था कि अब खुद शिवाजी महाराज उसे सबक सिखाने वाले थे। कहते हैं कि उन दिनों शिवाजी महाराज सिंहगढ़ फोर्ट में रहते थे,
जो पुणे फोर्ट से 11 माइल के डिस्टेंस पर था। अब होने को तो इन दोनों के बीच 10,000 सैनिक जसवंत सिंह के भी थे, लेकिन उन दिनों पुणे में काफी बारिश हो रही थी और ऐसे में ये शायस्ता खान पर अटैक करने का बिल्कुल सही चांस था। तब शिवाजी महाराज ने एक प्लान बनाया और अपने 400 सैनिकों के साथ भेष बदलकर पुणे फोर्ट में एंटर कर गए। उनकी हेल्प के लिए एक 1000 सैनिकों के 2 ग्रुप पहले ही स्टैंड बाय पर थे। क्योंकि लाल महल में शिवाजी राजे का बचपन बीता था, इसलिए वो जानते थे कि शायस्ता खान के कमरे में घुसना कैसे है। 5 अप्रैल 1663 आधी रात को महल में नाच गाना चल रहा था। पास ही मुगल हरम था, जहां शायस्ता खान अपनी रानियों के साथ सो रहा था। तभी 200 मराठा सैनिक महल के किचन में घुस गए और उन्होंने दीवार से ईंटें हटानी शुरू कर दी। कहते हैं कि किचन की दीवार कमरे की दीवार से लगती थी, जिसमें सुराख बनाकर शायस्ता खान के पैलेस में एंटर किया जा सकता था। लेकिन दीवार तोड़ने के कारण वहां आवाजें होने लगी, इसलिए कुछ मराठा सैनिक पास के हॉल में गए, जहां नाच गाना चल रहा था। यहाँ उन्होंने सिंगर्स और डांसर्स को तलवार की नोक पर लिया और जोर जोर से गाना बजाना शुरू करवा दिया, जिसका फायदा उठाकर मराठा सैनिकों ने तेजी से सुराख बनाया और किचन से होते हुए शायस्ता खान के हरम में घुस गए। तभी शायस्ता खान की आंख खुल गई और अपने सामने छत्रपति शिवाजी को देख उसके होश उड़ गए। जान बचाने के लिए वो खिड़की की तरफ भागा। तब शिवाजी ने उस पर तलवार से वार किया। इस वार से शायस्ता खान की उंगलियां कट गई, फिर भी वो भागने में कामयाब रहा। हालांकि इस हमले में उसका बेटा अब्दुल फतेह खान मारा गया। वहीं शिवाजी महाराज अपने लोगों के साथ सही सलामत सिंगड़ लौट आए। कहते हैं कि इस हमले में मराठों ने सिर्फ 6 तो मुगलों ने सैकड़ों सैनिक खोए, जिससे गुस्साए औरंगजेब ने शायस्ता खान का ट्रांसफर बंगाल कर दिया। वहीं शिवाजी पर अटैक करने के लिए उसने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा। जयसिंह आमेर के राजा थे। मुगल कोर्ट में वो 7 हजारी मनसबदार थे। मनसबदारी एक रैंक हुआ करती थी। जयसिंह उन चुनिंदा हिंदू राजाओं में थे जिन्हें मुगल कोर्ट में इतनी ऊंची रैंक मिली थी। उन्होंने मुगलों के लिए बीजापुर और गोलकुंडा की जंग जीती थी, इसलिए खुद शाहजहां ने उन्हें मिर्जा राजा का टाइटल दिया था। औरंगजेब भी उन पर काफी भरोसा करता था। इसी वजह से मुगल दरबार में राजा जयसिंह का दबदबा था। औरंगजेब के कहने पर जयसिंह ने 1.5 लाख की भारी भरकम आर्मी लेकर डेक्कन पर अटैक कर दिया। उन्होंने पुरंदर फोर्ट को चारों तरफ से घेर लिया और शिवाजी महाराज को संधि के लिए मनाया। 11 जून 1665 को छत्रपति शिवाजी महाराज और मिर्जा राजा जयसिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई, जिसका जिक्र खुद निकोलो मनुची ने अपने डॉक्यूमेंट्स में किया है। मनुची ने लिखा है कि शिवाजी पालकी में बैठकर जयसिंह के पास गए। उनके साथ 6 एडवाइजर भी थे। वहां दिलेर खान ने उनके कमर में तलवार बांधी और उन्हें मिर्जा राजा जयसिंह के पास भेज दिया। इसके बाद दोनों में संधि हुई, जिसके तहत शिवाजी ने अपने 23 किले और 4 लाख सोने के सिक्के औरंगजेब के नाम कर दिए। तब जयसिंह ने उन्हें आगरा आकर औरंगजेब से मिलने का न्योता दिया। कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह ने शिवाजी महाराज को यह वचन दिया था कि वो हर हाल में उनके प्राणों की और सम्मान की रक्षा करेंगे। जिसके बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने को तैयार हुए। 11 जून से लेकर 14 जून तक शिवाजी और जयसिंह एक साथ रहे। तब शिवाजी महाराज ने उन्हें हिंदू एकता बनाकर रखने के लिए कहा। उन्होंने जयसिंह से पूछा कि जब औरंगजेब हिंदू मंदिरों को तोड़ता है तो क्या उन्हें बुरा नहीं लगता। इस पर जयसिंह से जवाब देते नहीं बना, लेकिन शिवाजी के इतना खुलकर बात करने से वो उनकी हिम्मत के कायल जरूर हो गए। इस संधि के बाद सबको लगा कि अब डेक्कन में शांति होगी, लेकिन औरंगजेब के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। सर जदुनाथ सरकार लिखते हैं, शायस्ता खान ने 3 साल में मराठा एम्पायर में जो तबाही मचाई और बेहिसाब हत्याएं की थी, उस नुकसान की भरपाई के लिए शिवाजी ने सूरत पर अटैक किया था। लेकिन इस हमले से औरंगजेब काफी नाराज था। खैर, मई 1666 में शिवाजी महाराज औरंगजेब से मिलने आगरा के लिए रवाना हुए। तब मिर्जा राजा जयसिंह ने बेटे राम सिंह को लेटर लिखकर शिवाजी के मान सम्मान का खास ख्याल रखने के लिए कहा। हालांकि हुआ उससे ठीक उलट। वो ऐसे कि जब शिवाजी महाराज आगरा के लिए निकले तो रास्ते में उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इससे मुगल सूबेदारों को जलन होने लगी और वो शिवाजी का वेलकम करने से कतराने लगे। 11 मई को जब वो आगरा पहुंचे तब भी काफी इंतजार के बाद राम सिंह उन्हें लेने आए। इससे शिवाजी खफा हो गए। फिर भी वो मुगल दरबार के अंदर गए।
उस वक्त औरंगजेब दीवाने खास में बैठा था। शिवाजी ने उसे 2000 सोने की मोहरें और 6000 रुपए तोहफे में दिए, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें अनदेखा कर दिया और उन्हें 3rd रैंक के दरबारियों के बीच ले जाकर खड़ा करने को कहा। इस पर शिवाजी महाराज ने राम सिंह से पूछा कि मेरे आगे कौन खड़ा है। तब राम सिंह बोले, आपके आगे महाराजा जसवंत सिंह खड़े हैं। इस पर शिवाजी गुस्सा गए और कहा कि वो जसवंत सिंह जो कभी मुझे पीठ दिखाकर भाग गया था, उसे मेरे आगे खड़ा किया गया है। तुम जानते हो, तुम्हारे पिता जानते हैं और तुम्हारा बादशाह भी जानता है कि मैं कौन हूं। उसके बावजूद भी मुझे कहां खड़ा किया गया है। यहां तक कि तुमने भी मुझे बहुत इंतजार करवाया है और मैंने तुम्हारी मनसबदारी का त्याग कर दिया है। अपनी बुक आलमगीर नामा में मोहम्मद काजिम लिखते हैं कि गुस्से में शिवाजी तेज आवाज में बात कर रहे थे, लेकिन औरंगजेब के दरबार में चिल्लाना गुनाह था। इसलिए औरंगजेब ने राम सिंह को बुलाकर पूछा कि यह शोर कैसा है। तब राम सिंह ने कूटनैतिक जवाब दिया, शेर जंगल का जानवर है, वो यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और बीमार पड़ गया है। इस पर औरंगजेब बोला कि शिवाजी को बगल के कमरे में ले जाकर उन पर गुलाब का छिड़काव किया जाए और जब वो ठीक हो जाए तो उन्हें दरबार खत्म होने का इंतजार किए बिना सीधे उनके निवास स्थान पर पहुंचा दिया जाए। राम सिंह ने शिवाजी से बात करने की कोशिश की, लेकिन शिवाजी ने उनका हाथ झटक दिया। वो बिना परमिशन दरबार छोड़कर चले गए, जिससे औरंगजेब और उसके दरबारी सन्न रह गए। राम सिंह उन्हें मनाने पीछे पीछे दौड़े। तब शिवाजी ने कहा कि या तो तुम मेरी गर्दन काट दो या मैं अपनी हत्या खुद कर लूं, लेकिन मैं तुम्हारे बादशाह के सामने नहीं जाऊंगा। इसके बाद औरंगजेब ने उन्हें मनाने 3 और दरबारी भेजे, लेकिन शिवाजी दरबार में वापस नहीं आए। तब राम सिंह उन्हें अपनी हवेली ले गए और अगले दिन दरबार में औरंगजेब उनका इंतजार करता रहा। लेकिन जब शिवाजी महाराज दरबार में वापस नहीं आए, तब औरंगजेब के दरबारियों ने उसे भड़काना शुरू कर दिया। उसकी बहन रोशन आरा बेगम ने कहा कि यही वक्त है मामा शाइस्ता खान की उंगलियां काटने की गुस्ताखी में शिवाजी को सजाए मौत दी जाए। इसके बाद औरंगजेब ने शिवाजी की हत्या का फरमान जारी कर दिया। ये सुनते ही राम सिंह के होश उड़ गए, क्योंकि उन्होंने अपने पिता को शिवाजी महाराज की रक्षा का वचन दिया था। कहते हैं कि राम सिंह ने औरंगजेब को एक लेटर भेजा जिसमें लिखा था, शिवाजी को फांसी देने से पहले मेरी गर्दन उड़ा दी जाए और मेरी हत्या के बाद आप उनके साथ जो चाहें वो कर सकते हैं। तब औरंगजेब को अपना फैसला बदलना पड़ा, लेकिन उसने राम सिंह से बकायदा लिखवा कर लिया कि वो शिवाजी को कहीं नहीं जाने देंगे। इस तरह शिवाजी महाराज की जान तो बच गई, लेकिन वो आगरा में ही कैद हो गए। उन पर नजर रखने के लिए औरंगजेब ने मुगल फौजदार फौलाद खान को भेजा, जिसके सैनिकों ने राम सिंह की हवेली को चारों तरफ से घेर लिया। अब हवेली के अंदर राम सिंह के सैनिक थे और बाहर औरंगजेब के। ऐसे में शिवाजी ने बाहर निकलने का एक प्लान बनाया। उन्होंने ये दिखाना शुरू किया कि वो आगरा में बहुत खुश हैं। औरंगजेब के भिजवाए हुए फल और मिठाइयां उन्हें पसंद आ रहे हैं। डेनिस किंकेड लिखते हैं कि शिवाजी ने औरंगजेब को लेटर लिखकर अपनी पत्नी और मां को भी आगरा बुलाने की इच्छा जाहिर की। तब औरंगजेब को लगा कि शिवाजी उसके चंगुल में फंस चुके हैं, क्योंकि अपनी मां को कैद में छोड़ कौन भागना चाहेगा। फिर शिवाजी ने बीमार होने का दिखावा किया। तब इलाज के लिए मुगल हकीम भेजे गए। अब शिवाजी अपने बिस्तर पर लेटे रहते और पहरेदारों को उनके कहराने की आवाजें आती। कुछ दिन बाद हवेली से शिवाजी महाराज की सलामती के लिए फलों और मिठाइयों के बड़े बड़े टोकरे बाहर जाने लगे। मुगल पहरेदारों को कहा गया कि ये सब गरीबों में दान के लिए हैं, ताकि शिवाजी जल्दी ठीक हो जाए। शुरू में तो पहरेदार टोकरियों की भी तलाशी लेते, लेकिन कुछ हफ्तों बाद उन्होंने तलाशी लेना बंद कर दिया। इस तरह मुगलों का पहरा ढीला पड़ चुका था। फिर एक दिन हवेली के अंदर से उन्हें मैसेज मिला कि शिवाजी आराम कर रहे हैं, इसलिए उनके कमरे में कोई ना आए। पहरेदारों ने भी बात मान ली। तब मौका मिलते ही शिवाजी ने मजदूर का भेष बना लिया। उन्होंने बेटे संभाजी को फलों की एक टोकरी में छिपाया और रोजाना की तरह जब फल और मिठाइयों की टोकरियां बाहर आने लगी तो उन्हें किसी ने चेक नहीं किया और इन्हीं के साथ शिवाजी और संभाजी भी बाहर आ गए। 19 अगस्त 1666 का वो दिन था जब शिवाजी महाराज औरंगजेब की कैद से आजाद हो गए। इधर उनके बिस्तर पर उनकी जगह लेटे उनके सौतेले भाई हीरो जी फरजाद। पहरेदारों को शक न हो इसलिए हीरो जी ने अपना एक हाथ कंबल से बाहर निकाल लिया, जिसमें उन्होंने शिवाजी का कड़ा पहन रखा था। अब हकीम उनके पैरों की मालिश कर रहे थे। कुछ वक्त बाद मुगल पहरेदारों ने उन्हें आकर देखा तो वो समझ ही नहीं पाए कि वो शिवाजी नहीं बल्कि उनके भाई हैं। इधर शिवाजी महाराज आगरा से बाहर निकल चुके थे।
उन्होंने ब्राह्मण का भेष बनाया, अपने कीमती स्टोन और पैसों को मोम में भिगोकर जूतों में छिपा लिया और फिर साधुओं की टोली के साथ मथुरा रवाना हो गए। वहीं दूसरी तरफ हीरो जी अगले दिन 3 बजे हवेली से बाहर निकले। उन्होंने मुगल पहरेदारों को बताया कि शिवाजी की तबीयत खराब है, इसलिए उन्हें बार बार डिस्टर्ब ना किया जाए। इतना कहकर वो हवेली से निकल गए। वहीं पहरेदार उनकी बात मानकर बाहर ही खड़े रहे, लेकिन जब कई घंटों तक कोई आवाज नहीं आई तब वो कमरे में गए, जहां खाली बिस्तर देख उनके होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत फौलाद खान को खबर दी। फौलाद खान गिरते पड़ते औरंगजेब के पास पहुंचा। खबर सुनकर औरंगजेब भी सिर पकड़कर बैठ गया और शिवाजी को पकड़ने के लिए उसने जगह जगह मुगल आर्मी लगा दी। औरंगजेब ने आगरा, मालवा और रायगढ़ के पूरे रास्ते पर अपनी सेना तैनात कर दी, लेकिन उसकी सोच से परे शिवाजी महाराज मथुरा, इलाहाबाद, गोलकुंडा के रास्ते होते हुए रायगढ़ पहुंचे। लेकिन इसी बीच इन्वेस्टिगेशन में ये पता चल गया कि आमेर के राजकुमार राम सिंह ने शिवाजी की मदद की थी। इससे खफा औरंगजेब ने राम सिंह की मनसबदारी कम कर दी, उन्हें मुगल दरबार में आने से भी बैन कर दिया और उनके पिता मिर्जा राजा जयसिंह को तो धोखे से जहर तक दिलवा दिया। औरंगजेब को इस बात का जीवन भर पछतावा रहा कि शिवाजी उसकी कैद से निकल गए हैं। इसलिए 1668 में उसने महाराजा जसवंत सिंह की मदद से दोबारा शिवाजी महाराज से संधि की और उन्हें राजा भी माना। हालांकि 2 सालों के भीतर ही ये संधि टूट गई, जिसकी सबसे बड़ी वजह बना औरंगजेब का बेटा शहजादा मुअज्जम। ये बात 1670 की है। मुअज्जम डेक्कन का सूबेदार था। औरंगजेब को लगता था कि शिवाजी से उसकी दोस्ती कुछ ज्यादा ही गहरी हो रही है। वहीं औरंगाबाद में बार बार ये अफवाहें फैलती रहती थी कि मुअज्जम औरंगजेब का तख्ता पलट करने वाला है, शिवाजी भी उसका साथ ना दे दे। इसी डर से औरंगजेब ने उनसे संधि तोड़ दी। वहीं मुअज्जम पर नजर रखने के लिए उसने जोधपुर किंग जसवंत सिंह और अपने भरोसेमंद दिलेर खान को औरंगाबाद भेजा। मुअज्जम जसवंत सिंह को पसंद करता था, लेकिन दिलेर खान से उसे नफरत थी। दिलेर खान को भी पता था कि अगर वो औरंगाबाद में रहा तो उसका मर्डर हो सकता है, इसलिए बीमारी का बहाना बनाकर वो शहर छोड़कर चला गया। इसके बाद मुअज्जम औरंगजेब को लेटर लिखकर दिलेर खान की शिकायत करता और दिलेर खान मुअज्जम की, जिससे परेशान औरंगजेब ने इनका झगड़ा सुलझाने इफ्तिकार खान को भेजा, लेकिन उसने दोनों का झगड़ा और बढ़ा दिया। अब इसे सुलझाने के चक्कर में औरंगजेब का ध्यान डेक्कन से हटने लगा, जिसका फायदा उठाकर शिवाजी महाराज ने अपने हारे हुए किलों को फिर से फतेह कर लिया। अब बारी थी दूसरी सर्जिकल स्ट्राइक की, और ये भी सूरत पर होने वाली थी, क्योंकि इस बार भी वहां का मुगल सूबेदार अलर्ट पर नहीं था। कहते हैं कि पहले हमले के बाद से ही हर 2-3 महीने में सूरत में ये अफवाह फैलती थी कि शिवाजी महाराज हमला करने वाले हैं। इसलिए वहां के मुगल सूबेदार को ये लगा कि इस बार भी अफवाह फैली है। लेकिन 3 अक्टूबर 1680 को 15,000 मराठा सैनिकों ने जब सूरत को घेर लिया और 5 अक्टूबर तक वहां से करोड़ों का खजाना लेकर वो रायगढ़ की तरफ निकल गए। रास्ते में उन्हें रोकने के लिए मुअज्जम ने दाऊद खान को भेजा। तब दोनों सेनाओं के बीच डिंडोरी का युद्ध हुआ। इस जंग में भी मराठे जीत गए और उन्हें मुगलों का गोला बारूद फ्री में मिल गया। इस तरह शिवाजी महाराज की ताकत दिनों दिन बढ़ती गई और अब बारी थी उनके राज तिलक की। इतिहास बताता है कि अब तक शिवाजी बीजापुर और सेंट्रल इंडिया के बड़े एरिया को कॉन्कर कर चुके थे। ऐसे में उन्होंने राज्याभिषेक करना चाहा, लेकिन उनके राज्य के पंडित इसके खिलाफ थे, क्योंकि वो उन्हें क्षत्रिय नहीं मानते थे। तब बालाजी आवाजी ने उन्हें बताया कि शिवाजी का संबंध मेवाड़ के उस सिसोदिया वंश से है जिसमें महाराणा प्रताप पैदा हुए थे। जिसके बाद पंडित राजी हो गए। 6 जून 1674 बड़े बड़े राजा महाराजाओं की मौजूदगी में शिवाजी का शानदार राज तिलक हुआ। उन्हें छत्रपति के टाइटल से नवाजा गया और इस तरह वो बन गए छत्रपति शिवाजी महाराज। लेकिन क्या था जो उन्हें मुगलों से अलग और सबसे महान बनाता था? ये जानने के लिए आपको एक और कहानी सुननी होगी। एक बार की बात है, मराठा आर्मी ने मुगलों को एक जंग में हराया। इस जंग में उन्हें बड़ा खजाना हाथ लगा, जिसे वो रायगढ़ ले गए। उन्होंने शिवाजी महाराज के आगे ये खजाना पेश किया और साथ ही पेश की एक पालकी, जिसमें एक मुगल सूबेदार की बेहद खूबसूरत बेगम थी। जब शिवाजी ने पालकी का पर्दा खोला तो गजब की खूबसूरत मुगल महारानी को देख उन्होंने अपने हाथ जोड़ लिए। उन्होंने उन्हें मां कहते हुए इस गुस्ताखी के लिए खुद माफी मांगी और मराठा सरदारों को जमकर लताड़ लगाई।
उनका गुस्सा देख मराठा सरदारों के पसीने छूट गए। वहीं मुगल बेगम की आंखों से आंसू निकल आए। उसने अपने बुर्के से कटार निकाली और शिवाजी के पैरों में रखते हुए कहने लगी कि मैंने आप जैसा महान राजा आज तक नहीं देखा। कहते हैं कि मुगल बेगम ने शिवाजी पर हमला करने के लिए कटार छिपा रखी थी, लेकिन शिवाजी का ये बर्ताव देख वो नतमस्तक हो गईं। शिवाजी महिलाओं का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तभी तो मराठा सैनिकों के लिए महिलाओं को गुलाम बनाना, अपने काफिले में डांसर रखना और रेप करना बैन था। उन्हें घरों को तोड़ने, मस्जिदों को तोड़ने, शहरों को तबाह करने और गायों की हत्या करने की भी मनाही थी। फिर भी कोई ये करता तो उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाता। कहते हैं कि एक गांव प्रधान ने एक महिला के साथ बदतमीजी की थी तो छत्रपति ने उसके होठ कटवा दिए थे। उन्होंने हर गांव में विमेन काउंसिल यानी कि महिला पंचायत बनाई। पिता की मौत होने पर अपनी मां को सती होने से रोका। धर्म के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन तो उन्होंने कभी नहीं किया। तभी तो सूरत हमले के दौरान उन्होंने क्रिश्चियन मॉन्क्स को बड़े ही आदर के साथ रखा था। उन्होंने फौज में लोगों को रिलीजन नहीं बल्कि टैलेंट बेस पर नियुक्ति दी। तभी तो उनके नेवल चीफ दौलत खान और आर्टिलरी हेड इब्राहिम खान थे। शिवाजी के पास अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी जो गुरिल्ला वॉरफेयर करने में माहिर थी। पहाड़ों पर जंग लड़नी होती थी, इसलिए उनकी सेना में हाथी नहीं थे, लेकिन पानी में जंग लड़ने के लिए एक बहुत ही ताकतवर नेवी जरूर थी। इतिहास बताता है कि ये वो दौर था जब ब्रिटिशर्स बॉम्बे, पुर्तगीज गोवा और अफ्रीका से आए सिद्धी मुरुद जंजीरा को रूल करते थे। ये तीनों ही मराठों के दुश्मन थे जिनके पास अपनी अपनी ताकतवर नेवी थी। ऐसे में शिवाजी महाराज ने भी अपनी नेवी बिल्ड करनी शुरू की। वो जानते थे कि पुर्तगाल के लोग अच्छे जंगी जहाज बनाते हैं, इसलिए उन्होंने शिप बिल्डिंग के लिए पुर्तगीज इंजीनियर्स को बुलाया। मराठा कारीगरों ने इन्हें देखकर जहाज बनाना सीखा और छत्रपति की नेवी के लिए उन्होंने 4 टाइप के शिप बनवाए। 40 से 50 शिप के साथ मराठा नेवी की शुरुआत हुई और देखते ही देखते ये फ्लीट 200 तक जा पहुंचा। इस नेवी के पहले एडमिरल मायनाक भंडारी थे। कहते हैं कि शिवाजी महाराज ने जब सूरत पर अटैक किया तो मराठा नेवी ही थी जिसने 5 दिन तक पानी में मुगलों को रोक कर रखा था। उनके पास ऐसे शिप थे जो कोस्टल एरिया के करीब जा सकते थे। तभी तो 1679 में एक जंग हारने के बाद ब्रिटिश गवर्नर ने खुद ईस्ट इंडिया कंपनी को लिखा कि मराठों के जहाज वहां जा सकते हैं जहां हम नहीं जा सकते। दूसरी कहानी बसरूर की है जो आज कर्नाटक में पड़ता है। यहाँ के राजा की मौत के बाद पुर्तगालियों ने बसरूर पर कब्जा कर लिया। तब वहां की रानी ने छत्रपति को भाई मानते हुए उनसे मदद मांगी। इसके बाद शिवाजी अपनी नौसेना के साथ बसरूर पहुंचे और वहां से पुर्तगालियों को खदेड़ दिया। आज भी बसरूर में 13 फरवरी को इस मौके की याद में जश्न मनाया जाता है, यानी हुमायूं रानी कर्णावती के बुलाने पर आया हो या ना आया हो, लेकिन शिवाजी अपनी मुंह बोली बहन की मदद के लिए जरूर पहुंचे थे। मगर अफसोस कि ये स्टोरी तो हमें किसी ने बताई ही नहीं। खैर, एक स्ट्रॉन्ग नेवी और आर्मी के साथ ही शिवाजी के पास तेज तर्रार जासूस भी थे जो हूबहू शहर का नक्शा उतार देते थे। और इन सबसे ऊपर थे खुद छत्रपति, जिनकी शक्ति के दम पर मराठा आर्मी ने कई जंगें जीती थी। शिवाजी महाराज अपने लोगों का खास ख्याल रखते थे। कहते हैं कि उन दिनों उनके राज्य में पुर्तगीज कॉलोनी से नमक बिकने आता था जो काफी महंगा होता था। गरीब लोग इसे खरीद नहीं पाते थे, इसलिए शिवाजी ने अपने यहाँ सस्ते में नमक बनवाना शुरू किया। प्रजा का ध्यान सही से रखा जा सके इसलिए उन्होंने अपनी कोर्ट में 8 मिनिस्टर अपॉइंट किए जिन्हें अष्ट प्रधान कहते थे। उन्होंने अपने स्टेट में मराठी और संस्कृत को भी काफी प्रमोट किया। जनता के लिए वो राजा राम से कम नहीं थे। यही कारण है कि आज 350 साल बाद भी छत्रपति शिवाजी महाराज लोगों के दिलों पर राज करते हैं। खुद हिटलर ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस से कहा था, नेताजी, योर कंट्री डू नॉट रिक्वायर एनी हिटलर टू थ्रो आउट ब्रिटिशर्स, ऑल यू नीड टू टीच इज शिवाजीज हिस्ट्री। वहीं लॉर्ड माउंटबेटन ने लिखा, इफ छत्रपति शिवाजी महाराज वॉज बोर्न इन इंग्लैंड वी वुड नॉट हैव ओनली रूल्ड ऑन अर्थ बट द एंटायर यूनिवर्स। छत्रपति शिवाजी कितने निडर थे ये देखने के लिए एक बार उनके गुरु रामदास ने उनकी परीक्षा ली। कहते हैं कि उन्होंने पेट दर्द का बहाना बनाया, तब उनके शिष्यों ने उन्हें ठीक करने के लिए जी जान लगा दिए। गुरु रामदास फिर भी ठीक नहीं हुए। तब सबने उन्हीं से इस दर्द का इलाज पूछा। इस पर गुरु बोले कि अगर कोई मेरे लिए शेरनी का दूध ले आए तो मैं ठीक हो सकता हूँ। शेरनी का नाम सुन हर कोई सन्न रह गया। तब शिवाजी महाराज एक तलवार लेकर आए और तुम्बे पर वार करके उसके 2 टुकड़े कर दिए। उन्होंने इसकी कटोरी बनाई
और दूध लेने के लिए निकल गए। कहते हैं कि उस अंधेरी रात में तेज बिजली कड़क रही थी। काफी देर चलने के बाद उन्होंने देखा कि गुफा में एक शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही थी। शेरनी को देख शिवाजी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे गुरुजी बीमार हैं, अगर आपका थोड़ा सा दूध मिल जाए तो वो ठीक हो जाएंगे। इतना कहकर वो शेरनी को प्रणाम करते हैं और उसका थोड़ा सा दूध निकालकर तुंबे में भर लेते हैं। जब वो वापस लौटे तब गुरु रामदास ने बताया कि वो तो बिल्कुल ठीक है और उन्होंने ये सब शिवाजी की परीक्षा लेने के लिए किया था। दोस्तों, इस कहानी को आपने अपनी स्कूल बुक्स में जरूर पढ़ा होगा। पिता में ऐसी बहादुरी थी, तभी तो बेटे संभाजी को छावा कहा जाता था। छावा यानी कि शेर का बच्चा। छावा की कहानी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे अगर आप चाहेंगे तो, लेकिन इसके लिए आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। साथ ही ये बताना ना भूलें कि आप हमें कहां से देख रहे हैं और छत्रपति शिवाजी पर बनी हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी। हम मिलेंगे आपको नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।